नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मुक्तकामी चेतना अभ्यर्थना इतिहास की, यह समझदारों की दुनिया है विरोधाभास की। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया, सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सेल्फास की। यक्ष प्रश्नों में उलझकर रह गई बूढ़ी पीढ़ी, ये परीक्षा की घड़ी क्या हमारे व्यास की। आज हमारे सामने इन्हीं यक्ष प्रश्नों का जवाब देने के लिए उपस्थित हैं राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह जी लगावत। सवाल ये उठता है कि जब आज वर्तमान ही काफ़ी संकट में है तो इतिहास को सहेजने की ये जो प्रवृत्ति है, क्या काफ़ी लग्जरी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा ये मानना है कि जो देश अपनी जड़ों से कट जाता है या जिनको अपनी जड़ें और अपने पुरखे याद नहीं है, अपनी परंपरा याद नहीं है, अपना देश का इतिहास याद नहीं है, वो वर्तमान में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा गया कल आज काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा पुंज का काम करता है। पर लगावा जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि 12 में लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, बच्चे भुखमरी का शिकार हो जाते हैं और हम पुराने खंडहरों को व्यवस्थित करने के लिए, उनको दोबारा से पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए बहा देते हैं। कहाँ ये ठीक लगता है आपको? किसने कहा कि भारतीय संस्कृति में और भारतीय इतिहास में इन जो आज जो संकट नज़र आ रहे हैं या जो मूलभूत समस्याएं लोगों के सामने खड़ी है उसके समाधान नहीं है। हमारा आज भी कहना है कि हमारा जो अतीत है वो विज्ञान से परिपूर्ण रहा है, वह व्यवहारिकता से बिल्कुल आच्छादित रहा है, वह परिणामजनक रहा है और इसलिए भारत शताब्दियों तक इतने विदेशी हमलों का मुकाबला किया, अनेक विपदाओं का मुकाबला किया, उसके बावजूद भी दुनिया में अपना स्थान बना करके खड़ा है। तो उसके आधार वही है, उस आधार के जी आप तो ये कहते हैं, लेकिन नई पीढ़ी नहीं मानती, क्योंकि नई पीढ़ी जिस समस्याओं का सामना कर रही है, बेरोजगारी का सामना कर रही है, आज भुखमरी का सामना कर रही है, आज उसकी दिशा नहीं है कि कौन सी दिशा में वो जाए। ऐसे में आप इतिहास की बात कह के उनको झुठला नहीं सकते, उनको बरगला नहीं सकते। उसका कारण ये है कि आज़ादी के बाद इस देश के अंदर सब प्रकार की नीतियां बनी। आपके यहाँ खनिज नीति भी बन गई, आपके मछली की नीति भी बन गई, आपके यहाँ पशु की नीति भी बनी, अनेक प्रकार की नीतियां बनी, पर देश की सांस्कृतिक नीति आपने नहीं बनाई। जब देश की सांस्कृतिक नीति आपने नहीं बनाई तो आपने तो वही मेकाले ने जो कुछ कहा वही तो पढ़ाते आ रहे हैं ना। लेकिन आप वोट ओरिएंटेड सब कुछ जब विद्यार्थी को देते रहे या नौजवान को देते रहे, उसके अलावा आपने उसको कभी भारत नहीं बताया, उसको ये नहीं कहा कि जो तुम कुछ कर रहे हो, तुम जी रहे हो, जो तुम कर रहे हो देश के लिए कर रहे हो। रोटी और विरासत उसमें से ये सब कुछ, जब रोटी और विरासत में चुनाव होगा तो रोटी ही बाजी जीतेगी, क्योंकि रोटी होगी, अगर जिंदा रहेगा तो आदमी विरासत की बात करेगा। हमारे यहाँ भूखमरी का ना तो पहले कभी इतिहास में स्थान रहा है, ना आज है, ना कल रहने वाला है। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमने उस रोजी और रोटी को हमने हमारे देश के साथ जोड़ने का काम नहीं किया। हमने केवल मात्र सरकारी नौकरियों के प्रति लोग आदमी आकर्षित होता रहे, बिना काम के पहली तारीख को पगार मिल जाए, ये मानसिकता आपने बैठाने की हमने इस देश में खड़ी की। उसका परिणाम ये लग रहा है कि आज राजस्थान जैसे राज्य के हम राजनीति की व्यवस्था चलाने वाले लोग जिम्मेदार हैं कि जिस राज्य का प्रशासनिक व्यय 98% हो, 97% हो और विकास के लिए आपके पास 2 और 2.5% हो, आप क्या विकास करेंगे? कुल मिला के इतना प्रशासन तंत्र की जरूरत क्या? और ऐसा नहीं कि हमारे देश के अंदर बहुत बेहतरीन प्रयोग आज भी नहीं हुए। मैं जब सांसद था तो हमने एल इंडिया इंजीनियर इंडिया लिमिटेड को हमने उसका परीक्षण किया। आप आश्चर्य करेंगे कि उसका प्रशासनिक व्यय 3-3.5% लगा जी। आप कहते हैं कि जो सरकारों ने, तत्कालीन सरकारों ने, क्योंकि आपकी सरकार तो अभी आई है, तो पहले जो सरकारें रहीं सीधा सीधा आप कांग्रेस की ओर कह रहे हैं, तो कांग्रेस ने, इसका मतलब आपका कहना है कि देश को पथभ्रष्ट कर दिया? देखिए, कांग्रेस ने वोट ओरिएंटेड काम किया। उन्होंने 5 वोट जहां मिलते थे वहां लट्टू लगाया, जहां 10 मिलते थे डामर का ड्रम डाल दिया, जहां 150 मिलते थे हैंडपंप खुदवा दिया। कांग्रेस ने हर काम ये मानकर किया कि इससे मुझे वोट में 5 वोट का इजाफा होगा कि नहीं होगा, और इसलिए इस देश की लगावा जी, बड़ा सवाल उठता है आवश्यकता। देखिए प्रताप जी, मैं आपको एक बात कहता हूँ, इच्छा और आवश्यकता में बहुत बड़ा अंतर है। इस हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद बहुत लोगों की इच्छाएं पूरी कर दी सत्तारूढ़ दल ने, कांग्रेस ने, परंतु देश की आवश्यकता थी, बड़ा सवाल उठता है। नई पीढ़ी आपसे ये पूछती है कि आखिर में उसको इस उलझनों में क्यों उलझाया गया? उसकी क्या गलती थी कि पहले आप कहते हैं कि अकबर महान था, बाद में आप कहते हैं कि महाराणा प्रताप की महानता ज़्यादा है, तो इस उलझनों में उलझाकर उसको तो बिल्कुल एक सैंडविच बना दिया है आप लोगों ने। नहीं, नौजवान के साथ मैंने आपसे कहा ना कि देश का इतिहास जो अबू फजल ने लिखा या फरिश्ता ने लिखा या चचनामा में जो लिखा, उसके आधार पर हमने इतिहास पढ़ाया।
और तो और छोड़िए, इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर 1977 में नॉमिनेटेड सांसद श्री फ्रैंक एंथोनी ये कहते हैं कि संस्कृत तो लुटेरों की भाषा है, आर्य बाहर से आए थे, वो अपने साथ लाए, इसे संस्कृत को पढ़ाने पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इस आज़ाद हिंदुस्तान में ये हुआ। पर लगावा जी, बड़ा सवाल उठता है कि 50 साल तक 60 साल तक देश ये पढ़ता रहा, नई पीढ़ी पढ़ती रही कि दूसरे तरह का इतिहास जो अबुल फजल ने लिखा किसी ने, और आज अचानक आप कहते हैं कि नहीं, इतिहास तो दूसरा था और इतिहास को पलटने लगे हैं, तो कितना डॉक में आज नई पीढ़ी खड़ी है। नहीं, नई पीढ़ी को डॉक में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकारें, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकारें हों, उनको इतिहास हमको देश की रक्षा प्रदान करता है, देश की विदेश नीति और हमारी आंतरिक नीति को बनाने में करता है, देश को खड़ा करने में हमारा इतिहास मदद करता है। पिछली जो भूलें हुई जिसके कारण देश को परेशानियों का सामना करना पड़ा, उस इतिहास से ही पता लगता। मुझे आज बताइए, दाहरसेन के कालखंड में अरबों ने हमला किया, या नरेंद्र मोदी और वाजपेयी जी, या मनमोहन सिंह के पीरियड में जो आतंकवादी हमले हुए, दोनों में अंतर क्या है? जी, फिर अंतर क्या है? फिर आपकी सरकार चली जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी और फिर वो इतिहास को बदल देगी, और हमारी जो ये जनता है, हमारी जो पीढ़ी है, वो एक बार अकबर को पढ़ेगी, एक बार महाराणा प्रताप को पढ़ेगी। क्या इसी तरह से कुला मंडी खाते रहेगी? नहीं, इस बार मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि इसको आम जन के मन मस्तिष्क में इस सत्य के निकट लाकर खड़ा करना पड़ेगा। और जब देश की जनता तय कर लेती है कि हमको क्या करना और क्या नहीं करना, तो फिर उसके अंदर राजनीतिक दल गौण हो जाएंगे। और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करिए, हमारे संस्कार के साथ छेड़छाड़ करिए। मैं कहता हूं कि आप संस्कार देने वाला ईमानदार भारतीय खड़ा नहीं कर सकते, तो आप किस जगह ले जाकर के बैठाएंगे? उसमें से फिर एक और बड़ा सवाल उठता है कि जयपुर जैसे बड़े शहर में बहुत बड़ी कच्ची बस्तियां हैं, लाखों लोग कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं, उनके पास रहने लायक मकान नहीं है, और दूसरी ओर आप जो खंडरों को पुनर्निर्माण में लाखों रुपए करोड़ों रुपए व्यय करने की सोच रहे हैं। आपका प्राधिकरण ही सोचता है। क्या एक राजनेता के तौर पे आपको उचित लगता है कि ये एक और बिना छत के लोग रहें और दूसरी ओर खंडरों को हम सजाते रहें? मेरा ये मानना है कि हर विभाग का अपना अपना काम होता है। हमारे पुनर्वास के लिए, घर बनाने के लिए गरीबी उन्मूलन विभाग काम करता है, शहरी विकास और ग्रामीण विकास। पर आप ही कह रहे हैं कि पैसा तो है ही नहीं, 2% पैसे में क्या क्या करेंगे? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं जब मीरा को खड़ा करता हूँ, तो मीरा को देखने के लिए महीने में, इस अगस्त महीने में 57,300 लोग गए मीरा को देखने और सुनने और भक्ति का संस्कार लेने के लिए। मैं जब गोगा मेले की बात करता हूं तो गोगा जी के एक महीने में देखने वालों की संख्या 21,000 पहुंच जाती है। मैं पृथ्वीराज चौहान की बात करता हूं तो आदमी इन सब विपदाओं को एक तरफ रख करके 1700 फीट के पहाड़ पे जाकर वहां से कुछ प्रेरणा लेने की कोशिश करता है। इसलिए मेरा ये कहना है, ये भी जीवन का एक काम है, संस्कार देना भी राष्ट्र निर्माण का काम है, इतिहास से रूबरू कराना। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में प्राथमिकता किसको दी जाए? मैंने आपसे एक बात कही कि दोनों स्थान अपने अपने हैं, दोनों का अपना महत्व है। मैं किसी गरीबी को काटकर या गरीबी को वंचित करके स्मारक नहीं बना रहा हूं। यह भी एक विभाग है। या आप कल कह सकते हैं सरकार के चलाने की क्या जरूरत है, सेक्रेटरीट की क्या जरूरत हो गई? आपका सरकार में तो बड़ी वैसी होने वाली है। इस लोकतंत्र के अंदर, और लोकतंत्र को यदि जिंदा रखना है तो आपको आदमी को तैयार संस्कारवान करना पड़ेगा। आपको गरीबी उन्मूलन में आपने नरेगा चालू किया। मैं आपसे प्रताप जी एक बात कहता हूं, मन नरेगा चालू हुआ और मन नरेगा के अंदर जितने भ्रष्टाचार के मामले आए, क्या गरीबी उन्मूलन हो गई? आपने व्यक्ति को संस्कारित नहीं किया, आपने देश के साथ नहीं जोड़ा, आपने एक पाई का हिसाब देश की अस्मिता के साथ और देश के विकास में नहीं जोड़ा। आपकी पार्टी ऐसी है जो वर्तमान इशू को डाइवर्ट करने के लिए इतिहास की याद दिलाती रहती है और वर्तमान से मुंह मोड़ देती है, उनको छुपा देती है। हम वर्तमान को कभी भी ऐसी बात नहीं कहते। जब नरेंद्र भाई जुलाहों की बात करती है तो क्या वर्तमान नहीं है? गंगा के प्रदूषण की बात करते हैं तो क्या वर्तमान नहीं है? नौजवान आदमी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की बात करते हैं तो वर्तमान की बात नहीं है। आपकी जो पार्टी जो इतिहास पुरुषों को किनारे कर देती है, गड्ढे में डाल देती है, वो जब धरोहर संरक्षण की बात करती है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आप अपने इतिहास पुरुषों को तो किनारे कर चुके हैं और बातें धरोहर की। हमने कभी भी किसी इतिहास पुरुष को किनारे नहीं किया। हमारे जीवन में उनका उतना ही महत्व है जितना शरीर में खून का है। वो तो अडवाणी जी और जोशी जी से पूछना चाहिए। मैं ऐसा नहीं है। अडवाणी जी और जोशी, देखिए, एक दादाजी सबसे बढ़िया वही होते हैं जो बेटे और पोते को समय रहते हुए संस्कार देकर अपना काम सिखा दे। तो वो हमारे बुजुर्ग हैं, मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। आप मुझे क्षमा कीजिएगा,
देश की नई पीढ़ी को, एक तरफ आप नई पीढ़ी की बात करते हैं, पीढ़ी का परिवर्तन होना चाहिए और 87 साल 85 साल की उम्र वाले कोई भी राजनेता हो, नानाजी देशमुख का उदाहरण नहीं है क्या? पर जबरदस्ती जिस तरह से उनको जबरदस्ती जिस तरह से धकेल दिया नहीं, गया, वो किसी ठीक को है। भी जबरदस्ती कभी नहीं धकेला गया। हर आदमी का अपना महत्व है और समय रहते हुए तो आपका मानना है कि- अपने सामने देखते हुए अपनी दो पीढ़ी को तैयार करिए, वो है सही राजनेता। वो राजनेता मैं मानता हूं जो अपने सामने अपनी रिटायरमेंट की एज में आते आते दो पीढ़ी को आडवाणी और राष्ट्र सेवा जोशी के नहीं लिए कर तैयार- पाएंगे। मैं कह रहा हूं आडवाणी जी, जोशी जी शामिल है, वर्तमान और अनेक नेता शामिल है, और अभी जो 65-70 को पार करने जा रहे हैं उन पर भी यह बात लागू है। किसने कहा कि आप अंतिम समय तक तिरंगे झंडे में लपटे रहिए? किसने कहा? मैं कहता हूं कि क्या सब हमारे यहाँ तो आदि अनादि काल से हमारे यहाँ तो पर एक और लखावत जी, साहब अपने यहाँ तो सन्यास आश्रम रहा है। बड़ा प्रताप जी, सवाल प्रताप उठा जी, है। हमारे यहाँ तो आप- सन्यास आश्रम कहाँ है? आप महाराणा प्रताप को याद करते हैं, आप बप्पा रावल को याद करते हैं, आप पता नहीं जाने किन किन को याद करते हैं। जब आडवाणी और जोशी का नाम आता है तो कहते हैं कि नहीं, उनको किनारे कर दिया। दादाजी के सानिध्य में बेटे पोते पड़पोते काम करते तो किनारा हो गया क्या? तो क्या कहीं उनके- भी नहीं है किनारा। हम मेरा कहना है, आपने तो आज- उनको आज धरोहर मैं- लायक भी नहीं छोड़ा। मैं 65 साल की उम्र हो गई, अब मेरा काम क्या है? मैं दूसरी और एक पीढ़ी को तैयार करूं। ये सब पे समान दायित्व बनता है, चाहे आडवाणी जी हो, चाहे जोशी जी हो, चाहे लखावत जी हो, चाहे राजस्थान का नेता। आपको भी वर्तमान की क्रिया से दूर करने के लिए धरोहर संरक्षण में भेज दिया। ये मेरे अपने चॉइस का डिपार्टमेंट है। मेरे को जब मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार भी कहा तो मैंने कहा कि मुझे वो नहीं चाहिए जिसमें धन दौलत और संपदा हो, मुझे वो दीजिए जिसमें मैं संस्कार खड़ा कर सकता क्या हूं, आपको लगता जिसमें नहीं है कि राजस्थान पार्टी के की जो- इतिहास को खड़ा कर सकता हूं? पार्टी की रोजमर्रा मैं की- आपसे कह रहा हूं कि राजस्थान सरकार क्या, हिंदुस्तान के किसी भी सरकार में जितने विभाग बने हैं, मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता ये है जो मैं काम कर रहा कहीं हूँ। आपको तो धरोहर बनाने की योजना नहीं है पार्टी मैंने की। आपसे एक निवेदन किया ना, मुझे उस समय आनंद की अनुभूति हुई, यदि मैं किसी राज्य का राजा भी होता ना तब नहीं होती जितनी मैंने पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बनाने का काम हुआ। मुझे दाहरसेन का काम करने का मौका मिला, पिछली सरकार में मुझे मीरा को खड़ा करने का मौका मिला, गोविंद गुरु का काम करने का मिला, राणा सांगा को खानवे की बैटलफील्ड में लाकर खड़ा किया। उस दिन मेरे जीवन का श्रेष्ठ दिन हुआ करता था। गोगा जी का काम किया, तीर्थों में पुष्कर पे काम किया। पार्टी के नेता यहाँ कहते हैं कि जिस तरह से योजना आडवाणी और जोशी जी के लिए बनाई गई, वैसी ही योजना यहाँ भी राजस्थान में बनी हुई है। मैंने आपसे एक निवेदन किया ना, हिंदुस्तान में बोलने की आज़ादी है, विचार की अभिव्यक्ति है, हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति रखे, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर मेरा ये कहना है कि हमको आने वाले भारत को नई चुनौतियों को देखते हुए नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। आने वाले 20, 30, 40 साल के लिए आदमी तैयार हो और आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे विकास की बात हो। आप भाजपा के नेता हैं और धरोहर संरक्षण का काम कर रहे हैं जी हाँ। राजस्थान में, और भाजपा भी धरोहर बनती जा रही है। क्या उसका संरक्षण आप कर पाएंगे? इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे सामने हैं भाजपा के नेता ओंकार सिंह लखावत। लखावत जी, बात हो रही थी कि भाजपा की धरोहर को आप कैसे बचाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का गुणवत्ता के नाते, कार्य के नाते और एक भौगोलिक दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी की पहुंच ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंची है, गांव और ढाणी तक पहुंची है। हमने पंचायतों तक अपनी बात को पहुंचाना और कार्यकर्ता को खड़ा करने का काम किया। पोलिंग बूथ तक हमने अपनी व्यवस्था को इस करने पार्टी का को काम कैडर आधारित पार्टी कहते थे, विचारधारा जी हाँ, आधारित कैडर का पार्टी। मतलब आज आपकी विचारधारा फैल गई है। आज निवेदन विचारधाराओं का कहीं घालमेल हो गया है। कहीं विचारधारा पे कहीं भी रत्ती मात्र भी न तो समझौता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने किया, न राजस्थान ने किया। दूसरी ओर आपका कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हो, कहता है कि विचारधारा से भटक रही है। ऐसा क्यों है कि कार्यकर्ता एक और सोचता है कि विचारधारा से भटक रही है पार्टी? देखिए और आप प्रताप कहते जी, हैं उसका कि- कारण ये है कि एक समय ऐसा था कि हमारे पास सत्ता में बहुत बड़ी भागीदारी नहीं थी और सत्ता बहुत मुश्किल, बहुत दूर नजर आती थी, कार्यकर्ता भी कम थे। अब निश्चित रूप से ज्यों-ज्यों हमारा काम बढ़ा है, विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ा है, भौगोलिक दृष्टि से बढ़ा है, वनवास। कार्यकर्ता आपसे बहुत डरता है। आपसे बात करते हुए ऐसा डर लगता है उसको। लोग कहते हैं कि लखावत जी आ गए, अब चुप हो जाओ। उसका एक कारण ये है जी कि मैं कार्यकर्ता को प्रयास करता हूं कि वैचारिक रूप से पार्टी की विचारधारा के साथ, अनुशासन के साथ वो रास्ते पर चले। ये बात कहता रहता हूं, समय समय टोका टोकी भी करता रहता हूं। मैं जानता हूं रास्ते से न भटके। कार्यकर्ता निर्माण करना बहुत मुश्किल काम है, कार्यकर्ता को रास्ते से उतारना बहुत आसान काम है। मैं नहीं चाहता कि मेरी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो पार्टी में आया
उसको रास्ते से हटने की नौबत आए, इसलिए समय समय पर चेताते रहना। मेरे पुरखे भी यही काम करते थे भाई, अनेक राजा महाराजाओं को कहते रहते, तब लोग कहते थे भाजपा बड़ी में तो वैसी बात अनुशासन कहते समिति हो। के आप लंबे समय नहीं, तक मैंने जिम्मेदार। आपसे एक बात कही ना, मैं लंबे पिछले 30-35 साल से काम कर रहा हूँ पार्टी में, परंतु मुझे सबका स्नेह मिला है। और वो कहते हैं भाई साहब आप कह तो सही रहे हो, जब मैं सही कह रहा हूँ तो इस पर रास्ते पे लखावत जी चलना एक बात है, कार्यकर्ता एक बात पर कहता है, आगे चकाचौंध। आप कार्यकर्ता को तो अनुशासित कर देते हैं, पर नेताओं के मामले में आप ढीले पड़ जाते हैं। देखिए, जो नेता अनुशासन में नहीं चलता है उनका क्या हश्र हुआ है आप जानते हो। जिसने पार्टी और विचार को छोड़ा वो कहीं के भी नहीं रहे, चाहे आप कोई नेताओं भी को बोलते भी नहीं है। नहीं, ऐसा कहीं नेताओं भी के नहीं। मामले में आप चुप्पी ऐसा साध जाते ऐसा हैं। कहीं भी नहीं है। पर होता क्या है, जब व्यक्ति पार्टी से ऊपर होने लगता है ना, तब छोटा मोटा ये जो दृश्य देखने को मिलता है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। छोटी मोटी घटना भी होती है, कांग्रेस में कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे किंचित मात्र भी यदि कहीं नजर आती है, क्योंकि जनता जानती है यानी कि ये नेताओं पे ये लगाम नहीं अनुशासन वाली पार्टी आप नेताओं पे नहीं लगाम लगा पाते। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। सामान्यतः सब लोग जो पार्टी में रहते हैं वो तो ठीक ही चलते हैं, पर किसी ने तय कर लिया कि मुझे जाना ही है तो उसका मेरे पास भी इलाज नहीं, हकीम वीरूमल के पास भी इसका इलाज नहीं। पार्टी सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, संगठन में या सत्ता में आपकी लगातार अपेक्षा की जाती रही है, जो भी नेता होता है वो आपका साथ लेता है। ऐसी क्या खासियत है आपने कि हर नेता आपका मैं साथ कुछ लेता भी है? नहीं, मेरे में प्रताप जी कुछ भी नहीं है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का विचार मैं जानता हूँ, इसलिए विचार के साथ काम करता हूँ। पार्टी का कोई भी अध्यक्ष आया होगा, मुझे अध्यक्षीय व्यवस्था के साथ काम करता हूँ। साहब रामदास जी के साथ भी काम किया, भंवर जी के साथ भी किया, ललित जी के साथ भी किया, वसुंधरा जी के साथ भी किया, अरुण चतुर्वेदी जी पे किया, ओम जी पे किया, महेश जी पे किया, गुलाब जी पे किया, रघुवीर जी को किया, और आज सबके सामान्य साथ। कार्यकर्ता भी मेरा पार्टी का अध्यक्ष होगा तो मैं अध्यक्षीय व्यवस्था के तहत जो पार्टी के व्यापक हित में होता है मुझे करना होता है। मैंने कभी पार्टी के सामने जाकर के ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। पार्टी ने मुझे खूब दिया, खूब सम्मान दिया। पार्टी ने मुझे यूआईटी का चेयरमैन बना दिया, सांसद बना दिया। लेकिन 3-4 लखावत बार जी, राजनीति में ज़्यादातर नेता इस तरह का बैलेंस नहीं रख पाते। बैलेंस कुछ नहीं होता, बैलेंस बिगड़ जाता है। उसका कारण है कि व्यक्ति अपनी हैसियत से ज़्यादा जब कुछ इधर उधर भटकता है ना, तब परेशानी आती। मेरी अपनी कोई हैसियत है ही नहीं, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और सामान्य कार्यकर्ता के नाते राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ। बाकी मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, और मुझे मालूम है कि मरने के बाद आदमी को जिंदा रहना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। यश और अपयश की सीमा मैं जानता हूँ, मेरे पुरखों ने बहुत महाकाव्य लिखे इसके ऊपर। इसलिए मेरा ये मानना है कि यश और अपयश की एक रेखा है, लक्ष्मण रेखा, उसको किसी को लांघना नहीं चाहिए। और मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझे मेरी हैसियत के अनुसार से लखावत जी, लगभग 40 साल हो गए जैसा आप बता रहे हैं कि राजनीति में आए हुए। क्या सोच के आए थे और क्या मिला है आपको? क्या लगता है जो राजनीति में 4 दशक गुजर? नहीं, मैं राजनीति में आया भी नहीं था। मैं हिंदुस्तान समाचार, जब मैं थोड़ा बहुत हुआ संघ का स्वयंसेवक होने के नाते हिंदुस्तान समाचार का कार्य दिखता था, 77-78 के आसपास मुझे राजनीतिक क्षेत्र में भेजा गया। और मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते एक सामान्य कार्यकर्ता, जो कुछ हो रहा है वो सब स्वाभाविक रूप से किया जा रहा है। मुझे कोई उससे मतलब फर्क नहीं था, ना तो मेरे मन में ये कि मुझे कल क्या होना है। मैं आज से बहुत संतुष्ट हूं। अपेक्षा ही नहीं की? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं की, और मैं आज से इतना संतुष्ट हूँ। पर लखावत जी, आपके जो आपके विरोधी ये कहते हैं आपने कभी अपेक्षा नहीं की, लेकिन आप हमेशा सत्ता में रहे। मैंने आपसे एक बात कही ना, मैं सत्ता में कभी नहीं रहा। मैं सत्ता में नहीं रहा। मैं राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते मेरी जो भूमिका तय की पार्टी ने, मैंने उसके निर्वहन अपने सामर्थ्य के अनुसार करने का प्रयास किया। पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जो मुझे पार्टी ने दिया, क्या मैं उसके योग्य था? क्या नहीं था। पार्टी ने मुझे मेरे इस पूरे अजमेर से मुझे राज्यसभा में उन्होंने जब भेजा, मेरी जाति बिरादरी के तो 1000 वोट नहीं थे। आज वोटों की राजनीति सब राजनीतिक दल करते हैं, पर मुझे सांसद बना करके भेजा। मुझे पार्टी ने 4 बार महामंत्री बनाया, मुझे 6 बार उपाध्यक्ष बनाया प्रदेश का, 4 बार 3 बार प्रदेश मंत्री रहने का मुझे मौका मिला, यूआईटी का चेयरमैन मुझे बनाया, और हेरिटेज अथॉरिटी में दूसरी बार मुझे मौका दिया। तो ये मैं इतना सामर्थ्य मेरा नहीं है, परंतु ये पार्टी कुल मिलाकर जब सोचती है और विचार करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन करने में जितना मेरा सामर्थ्य है उतना मैं यदि कर सकता हूं तो मेरे जीवन का सौभाग्य। आपको लगता है कि आपने जो राजनीति में आने का निर्णय जो किया वो सही था? मेरा ये कहना है कि मुझे जब वैचारिक रूप से कहा गया कि एक क्षेत्र में काम करना है तो मैं इस क्षेत्र के अंदर आ गया। पर यह बात तय है कि दिन में 24 घंटे काम करने के लिए कम पड़ते हैं। ये दिन अगर 48 घंटे का हो जाता ना तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती। लखावत जी, आप तो लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन 300 दिन गुजर गए इस सरकार को बने। क्या आंकलन है आपका? ये 300 दिन की जो राज्य सरकार है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, प्रताप जी, मेरा ये मानना है कि सरकार जिस समय बने
और सरकार के जिस समय सत्ता में वसुंधरा जी आई, उस समय कुल मिलाकर मुझे आज कहने में कोई परहेज नहीं है कि शायद वित्तीय कुप्रबंधन का हिंदुस्तान में ऐसा उदाहरण कतिपय जगह मिलता होगा, पर राजस्थान जैसा वित्तीय कुप्रबंधन नहीं था। सरकार इस पर बोली नहीं, इस बार बहुत शब्दों का चयन ठीक प्रकार से किया। क्या कारण है? आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं बोला? उन्होंने इस मेरा ये कहना था कि हर बार पिछली बार सरकार बोलती रही हमारे पास कटोरा खाली है, ये है वो है, तो वो रिपीट नहीं करना। पर हम ये चाहते थे कि इस कुप्रबंधन और जैसी पटरी से उतरा हुई शासन मिला है उसको पटरी पर लाया जाए। आप कल्पना कर सकते हो कि पगार चुकाने के लिए पैसा जिस पे नहीं हो, आपके पास वित्तीय और प्लान के अंदर कुछ स्वीकृति नहीं और आपने कॉलेजें खोल दी। लगावा जी, एक आपने बात बताइए कि individual पैसा, क्या individual 300 आपने दिन में बांटना एक शुरू विभाग कर दिया। आप ऐसा बता सकते हैं जिसमें बहुत अच्छा काम हुआ है? हाँ, भामाशाह योजना को प्रारंभ किया, बहुत अच्छा काम हुआ। पूरे मंत्रिमंडल उसका में समाधान मुख्यमंत्री का किया। ही प्रदर्शन सबसे अच्छा मैंने आपसे कहा ना, मंत्रियों का भी है, मंत्री भी तो वहां गए ना, एक भी मंत्री- प्रदर्शन क्यों नहीं? कौन सा विभाग मैं है? कहना हूं, हमारे पास में ग्रामीण विकास मंत्रालय है। शायद पहली बार ग्रामीण विकास मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है कि जिसने प्रत्येक गांव का रोड मैप विकास का तय कर लिया। मुझे आप बताइए, किसानों से आप पूछिए मुझे कि उनको बताइए। बिजली मिल रही है क्या? पहली बात। मैं आप कह रहा हूं, दूसरी प्रताप बात, जी, प्रताप जी, शिक्षा मैं में आपकी बात से समानीकरण, सहमत नहीं एकीकरण। हूं। मैं आज कहता हूं कि 24 घंटे में से 22 घंटे 21 घंटे सिंगल किसान फेज झूठ बोल रहा बिजली है। मिल रही है। मैं किसान आपसे झूठ कह रहा बोल हूं, मैंने आपसे कहा, मैं नहीं कहता कोई झूठ बोलता है क्या बोलता है, पर 21 घंटे सिंगल फेज बिजली मिल रही है। किसान आपको को- 8 घंटे में से 6 घंटे एवरेज बिजली मिल रही है। आप इसको ऐसा मत मानिए, नहीं है। समानीकरण, एकीकरण को लेके जिस तरह से कियोस्क पैदा कर दिया गया और शिक्षकों के और स्टूडेंट को एकदम अधर में प्रताप जी, लटका दिया गया है, मैं ठीक है। सारे शिक्षकों को प्रणाम करता हूं, आदर की अभिव्यक्ति आपके करता मंत्री तो हूं, उनको गालियां देते हैं। और मैं उनको गुरुजी कह के संबोधन करते हुए एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जिन विद्यालयों में एक छात्र नहीं फिर भी अध्यापक लगे रहे, उसको कोई भी न्यायोचित ठहरा सकता है क्या? आप मुझे बताइए, एक कमरे में 12 विद्यार्थी और 4 अध्यापक लगे, क्या उसको न्यायोचित ठहराया जा सकता है क्या? जिस विद्यालय के अंदर 19 में से 18 छात्राएं टीसी लेकर के रवाना हो जाए, जिसके अंदर विज्ञान से लेकर गणित तक के अध्यापक ना हो, जहां आपके पास पर्याप्त मात्रा के अंदर आपने केवल स्कूल के नाम पर स्कूल खोल दी। आपने स्कूल के नाम पर, आपको यह देखा ही नहीं आपने कि आपने अध्यापक को क्यों लगाया और क्यों नहीं लगाया। आपने सबको ला करके एक जगह लाकर आखिर में इकट्ठा कर दिया। आखिर में उस इसके लिए विद्यार्थी का जिम्मेदार क्या कौन है? कसूर था? आखिर में इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं जिम्मेदार सरकार, जो पिछली सरकार। आज कौन है जो ये आकर कहने को तैयार है कि 8वीं तक विद्यार्थी को फेल नहीं करेंगे? ये कौन सी सरकार का आदेश पर था? लगावा जी, कहीं आपका सरकार का आदेश नहीं था। सरकार ने, प्रताप जी, ये बड़ा इश्यू है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। सरकार ने ये कहा, एनसीईआरटी जो कंपलसरी एजुकेशन हुई, राइट टू एजुकेशन में ये कहा कि आप विद्यार्थी को समान रूप से गुणवत्ता युक्त शिक्षा देंगे। हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। राजस्थान के साथ जितना बड़ा अन्याय हुआ कि हमारी पहली से 8वीं तक अन्याय की को देखते रहे जनरेशन को, चुपचाप। नहीं, हमने विरोध किया। कब किया लगावा जी? पर कभी याद आता इन्होंने है? ये समझा कि 8वीं में फेल नहीं करने से हमारी सरकार दोबारा आ जाएगी। उसमें सरकार फेल हो गई। पर लगावा जी, और उसमें पास नहीं हो एक बड़ा सवाल उठता है, जब जी हाँ। आरटी बन रहा था जी हाँ। तब आपके भी नेता संसद में थे, आपके भी नेता विधानसभा में थे, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई या आरटीए गलत है? राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत गलती नहीं थी। कहीं भी उस एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि आप विद्यार्थी को फेल नहीं करेंगे। कहीं नहीं कहा। पर उसको उसमें निकटवर्ती ये कहा, नहीं, निकटवर्ती मुझे स्थान में क्षमा स्कूल कीजिए। उपलब्ध कराएंगे, मुझे ये तो था। क्षमा कीजिए, ये नहीं था। कहीं ये नहीं कहा कि जहां विद्यार्थी नहीं है आप स्कूल खोल दीजिए, कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर यह नहीं है कि जहां विद्यार्थी नहीं वहां आप टीचर को लगा दीजिए। क्या बिल्डिंग को पढ़ाने के लिए लगाया? हम एक बात जानना चाहते हैं कि 8वीं का विद्यार्थी दूसरी का पाठ नहीं पढ़ सकता। प्रताप जी, आखिर राजस्थान के साथ ये धोखाधड़ी क्यों हुई? हमारी पीढ़ी के साथ अन्याय क्यों हुआ? हम जानना चाहते हैं। लखावा जी सबसे, और इसको ठीक करने की बात कर रहे हैं। ये हो गया कि जरा शब्दों का मक्कड़ जाल ऐसा हो गया कि भावावेश में आकर हमने गुरुजी को प्रणाम करने की जगह शायद सही बातों को 4 शब्द अच्छे आ जाते तो शायद गुरुजी नाराज नहीं होते। गुलाबी ने इसलिए गलत गुरुजी, बोला। मैं आपसे प्रणाम करता हूं। मैं कहता हूं आप महान हैं, आप सम्मान योग्य हैं, आपसे हम क्षमा चाहते हैं, पर इस पीढ़ी का ध्यान करो, बच्चों की ओर ध्यान दीजिए। राजस्थान के ऊपर आप कृपा कीजिए। क्या करिए। आप अपने विधायकों से भी कहेंगे जो इस समानीकरण का, एकीकरण का विरोध कर रहे हैं, उनसे भी कहेंगे, उनको भी हाथ जोड़ेंगे? नहीं, मैंने आपसे कहा समानीकरण को जिसने समझ लिया वो कोई विरोध नहीं कर रहा है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, वे खुद कह रहे हैं
इसमें हमको परेशानी नहीं है। परेशानी उनको आ रही है कि जो बिना विद्यार्थी के मार साहब लगे हुए थे और जो केवल अखबार पढ़ने का काम 12 महीने और 2 साल तक करते रहे, वो परेशानी है और कोई परेशानी नहीं है। पर विधायक बड़ा परेशान है। आज ये आ रही है। विधायक परेशान है कि उसके इलाके में मैंने आपसे कहा ना जिस दिन शिक्षा की गुणवत्ता आ जाएगी, जिस दिन राजस्थान के लड़के मेरिट में आने लग जाएंगे, जिस दिन आईएएस और आरएएस के अंदर और हमारी स्टेट सर्विसेज में हमारे लड़के परचम फहराएंगे, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। तो यानी कि आप भी शिक्षा सचिव के विचारों से सहमत हैं? मैं उनके शब्दों से सहमत नहीं हूं, परंतु राजस्थान में बहुत गुंजाइश है शिक्षा की गुणवत्ता की, उसको आगे बढ़ाने की, और वो सब मिलकर ही संभव है और शिक्षकों को साथ लेकर ही संभव है। लखावत जी, एक बड़ा राजनीतिक सवाल, जब भी प्रदेश अध्यक्ष का नाम चलता है, आपका नाम चलता है, पिछले 10-20 सालों से लगातार हो रहा है, लेकिन क्या है ऐसा रोड़ा जो आके अटक जाता है? लोग ये तय कर रहे बैठे होते हैं कि लखावत जी अब के अगले अध्यक्ष होंगे और पता चलता है कि और कोई बन गए। प्रताप जी, मैं भगवान से 1-1.5 मिनट की प्रार्थना करता हूँ और हमेशा अगरबत्ती जलाते समय कहता हूँ कि हे प्रभु, मुझे राजस्थान का अध्यक्ष मत बनाना और चाहे जो बना देना। और जिस दिन अशोक जी अध्यक्ष बने, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने मिठाई कभी कार्यकर्ताओं को अब तक बांटी नहीं, पर उस दिन 500 रुपये की शुगर फ्री मिठाई सबको बांटी। मेरा ये कहना है, कार्यकर्ता रहकर शुगर फ्री इसलिए कि भाई कुछ डायबिटीज वाले भी मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा आज मैं अशोक जी अध्यक्ष बन गए हैं और इसलिए मैं सबको मिठाई खिलाता हूँ। मेरा ये कहना है, जो कार्यकर्ता बनकर काम करने की जो क्षमताएं हैं ना, वो अध्यक्ष बनने के बाद आती नहीं है। और मेरे जैसा व्यक्ति भाई मैं कहता हूँ, मैं सामाजिक दृष्टि से एक बहुत माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कम्युनिटी का व्यक्ति हूँ, और फिर मेरी प्राथमिकताएं अलग है। यानी अशोक जी परिणामी माइनॉरिटी कम्युनिटी। मैंने आपसे एक बात कही ना, मेरा काम ये है कि मैं कुछ पढ़ूं, कुछ इतिहास की बात करूं, कुछ वो बात करूं जो आने वाली पीढ़ी के लिए काम आए। तो मैं जो दिन भर में मुझे 4, 6, 8 घंटे इस काम के लिए चाहिए, वो काम शायद मैं अध्यक्ष बन करके नहीं निकाल सकता। इसलिए मुझे जो वो काम करना है जिसका कोई विकल्प मेरे पास नहीं है। लखावत जी, एक और बात कहते हैं कि लोग कहते हैं कि राजनीति में अटल जी की तरह अजात शत्रु होना चाहिए, पर आप तो कड़वी गोली देते रहते हैं, तो आपके शत्रु बहुत पैदा हो जाते हैं राजनीति में। अरे वही तो आनंद का विषय है ना। मेरा ये कहना है कि इससे बड़ा कोई भी, मैंने अभी एक किताब लिखी थी, अकबर के नवरोज़, राजल अकबर के नवरोज़ दिए छुड़ाए। मैंने एक साहस करके एक अकबर के नवरोज़ पे किताब लिखी थी। मुझे बहुत मित्रों ने कहा कि क्या कर रहे हो, मैंने कहा वही कर रहा हूँ जो इतिहास में हुआ, इन्वर्टेड कोमा में पेश कर रहा हूँ। इसलिए मैं वही कह रहा हूँ, जो आज मुझसे कोई सहमत हो या नहीं हो, कल ये कहेंगे मैंने उनको ठीक सलाह दी थी। मैं मेरे खिलाफ ज़्यादा बोलता हूँ और इसलिए मुझे कोई इसमें परेशानी। पर आपको लगता नहीं कि कई बार कि क्यों खामा राजनीति में किसी को नाराज किया जाए? साहब, कोई चापलूसी करना ही राजनीति है, तो इसी राजनीति क्यों करनी और किसके लिए करनी? मेरे घर में कोई राजनीति में नहीं है, हमारी संतानों को राजनीति से राजनीति तो चापलूसी की हो गई सब। नहीं, कहीं नहीं है, इसलिए सच बात को कहना, बिना चापलूसी के कोई आगे मेरा कहना है प्रताप राय जी, सच कहना और सच को सुनने का साहस पैदा हो तो ये देश खड़ा हो सकता है। चाहे पार्टी हो, समाज हो, घर हो, संस्था हो, सच कहने का साहस भी चाहिए और सच सुनने का आप में सामर्थ्य भी चाहिए। और इसलिए इसमें किसी को क्या लगता है कि लोगों को चापलूसी और जो विचार निष्ठा के बीच में क्या चुनना चाहिए? ये शॉर्टकट है, और शॉर्टकट रेलवे स्टेशन पर लिखा रहता है, शॉर्टकट विल कट यू इन शॉर्ट पीसेस। छोटा रास्ता लोग चुनते हैं, रास्ता तो लंबा ही ठीक रहता है। यानी कि आपका कहना है कि अगर कार्यकर्ताओं को लंबा रास्ता लखावत जी की तरह अपनाना है तो निश्चित तौर पे विचार निष्ठा और लॉन्ग कट की ओर जाना चाहिए, शॉर्टकट में चापलूसी में नहीं पड़ना चाहिए। ये थे भाजपा नेता ओंकार सिंह लखावत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ।